दोस्तों नमस्कार। वह कौन सा चेहरा है जिस पर हर कोई दांव लगाना चाहता है और सही मायने में 2024 के चुनाव को लेकर इस चेहरे के इर्द गिर्द जो भी चक्रव्यूह बनाया जा रहा है उसमें कोई उसे फांसना चाहता है तो कोई चक्रव्यूह को तोड़कर अपने साथ लाना चाहता है और इसका फैसला 2 दिनों के बाद मुंबई में होना है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक और लकीर है जिसमें 2 नहीं 3 नेता और आकर फंस जाते हैं। इसमें सेंध लगाने की तैयारी मोदी शाह दोनों कर चुके हैं और अगर सेंध लग जाएगी तो किला बच जाएगा, लेकिन अगर सेंध नहीं लगी तो फिर उम्र पूरी हो चली है बीजेपी की, इसका एहसास मुंबई में ही उसे होने लगेगा। तो 4 चेहरों के इर्द गिर्द की एक ऐसी कहानी जो मौजूदा वक्त में इंडिया के भीतर घमासान मचाए हुए है और दूसरी तरफ एनडीए ना कहें बल्कि सिर्फ मोदी शाह की उस बिसात को समझें जिस बिसात के आश्रय उनका काम किसी एक चेहरे की खामोशी को पसंद करना है तो कहीं पर 2-3 चेहरों में सेंध लगाना है। और सियासत की इस अनूठी लकीर को आज जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिन 4 चेहरों का जिक्र है उन 4 चेहरों के इर्द गिर्द लोकसभा की 188 सीटें आकर खड़ी हो जाती है। उस 188 सीटों में से 111 सीट बीजेपी के पास है और अगर ये चारों चेहरे इंडिया के साथ खड़े रह जाते हैं आखिरी तक तो फिर एक झटके में 50 से 55 सीट बीजेपी की कम हो जाएगी, यानी 272 का जादुई आंकड़ा सिर्फ इन 4 चेहरों के आश्रय ही 250 के नीचे आकर खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद इस देश के भीतर के अलग अलग राज्यों में जहां पर कुछ छत्रपों की अपनी सियासत है और जहां पर कांग्रेस अपने तौर पर मजबूत होकर निकलना और खड़ा होना चाहती है, वहां फिर कौन से हालात होंगे शायद उसको बताने की जरूरत इन 4 चेहरों के बाद पड़ेगी नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा किसका है? सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इस दौर में मायावती का आकर खड़ा हो चला है। मायावती के पास वोटों की ताकत इतनी ज्यादा है जो अगर किसी के साथ नहीं मिलती हैं तो फिर वह वोट की ताकत वोटों के जरिए ही बर्बाद हो जाती है। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट किसी को मिले तो वो मायावती थी। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे बड़ी ताकत के तौर पर ममता बनर्जी उभरी जरूर, लेकिन उनका पूरा कब्जा बंगाल के भीतर था। लेकिन चौथे नंबर पर मायावती का वोट बैंक था जिसका लाभ उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिला। तो क्या मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर ये तीनों उत्तर प्रदेश में साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इस देश के भीतर के पूरे दलित वोट बैंक के भीतर एक झटके में इंडिया उनके साथ कहीं खड़ा नजर आने तो नहीं लगेगा। और यह शायद एक उल्टी गिनती की शुरुआत बीजेपी की हो तो नहीं जाएगी। हमें लगता है आज परत दर परत परखने की कोशिश कीजिए इन बातों का जिक्र क्यों हो रहा है। जिन 4 राज्यों का हमने जिक्र किया उसमें उत्तर प्रदेश के 80 सीटें आती हैं। शरद पवार यानी महाराष्ट्र ये दूसरा चेहरा है जहां सेंध लगानी है और जिनको लेकर इंडिया के भीतर ही बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर शरद पवार चाहते क्या हैं, आखिर शरद पवार अजीत पवार से क्या चाहते हैं, आखिर अजीत पवार बीजेपी से क्या चाहते हैं और शरद पवार से क्या चाहते हैं, और बीजेपी खुद अजीत पवार से क्या चाहती है। क्या वह एकनाथ शिंदे की तर्ज पर देखना चाहती है या फिर खेल कुछ और है? इस सेंध को लगाने में कोई बहुत मुश्किल बीजेपी को होनी नहीं चाहिए अगर वह इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है तो, अन्यथा अजीत पवार को लौटना ही होगा। लेकिन लौटने से क्या वाकई शरद पवार की वो ताकत दोबारा खड़ी हो जाएगी जो इस दौर में अजीत पवार को छोड़ने के बाद दोबारा सुर्खियों में आए शरद पवार एक झटके में महाराष्ट्र की राजनीति में बीच में आकर खड़े हो गए हैं? उसके बाद का चेहरा जो सेंध लगाने का है वो बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा है। नीतीश कुमार को कितनी अहमियत इंडिया के भीतर मिल रही है या फिर वो जितनी अहमियत चाहते थे उतनी भी अगर नहीं मिल पा रही है तो बिहार की समूची राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार को छोड़कर किसी दूसरे को कोई खड़ा कर नहीं सकता है। तो क्या वहां पर भी शाह सेंध लगाना चाहते हैं
और चौथा चेहरा अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह बिल्कुल मजबूत नहीं है। और कांग्रेस उनके साथ कैसा तालमेल करेगी? अगर जरा सा भी तालमेल हो जाता है तो बड़ा झटका पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लग ही जाएगा। तो इन 4 राज्यों की सीट यानी 80 सीट यूपी की, 48 सीट महाराष्ट्र की, 40 सीट बिहार की और 7 सीट दिल्ली की और 13 सीट पंजाब की, यानी कुल मिला के 188 सीट। अगर इस आंकड़े को समझिए तो, और अगर सारे लोग एनडीए के साथ, इंडिया के साथ खड़े हैं, तो फिर दिल्ली में 7 में से 3 सीट होगी, पंजाब में 0 होगा, क्योंकि जो 2 सीटें आई थी वो अकालियों के साथ मिलकर आई थी, उसका गणित भी आपको बताया जाएगा। लेकिन बिहार में 9 सीट से ज्यादा जीत पाना बहुत मुश्किल होगा, यानी जहां स्ट्राइक रेट 100% रखते थे नीतीश के साथ मिलकर, वहां 9 सीट पर सिमटना होगा। महाराष्ट्र में 15 सीट पाते पाते बीजेपी हांफने लगेगी और उत्तर प्रदेश में 35 से 40 के आंकड़े को पार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शुरुआत हमने मायावती से की है, और मायावती एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका इंतजार इंडिया बाखूबी कर रहा है, न्योता भी दे रहा है। लेकिन खुद मायावती के बारे में कहा जाता है वो पहले माहौल को भांपती है, और जब अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को एक साथ मिलकर साधने की कोशिश की थी, उस वक्त के दौर के उपचुनाव को याद कीजिएगा, तो योगी की सीट पर भी बीजेपी हारी और फूलपुर से जो केशव प्रसाद मौर्य थे वह भी हारी। तब दोनों साथ निकल कर आए, लेकिन वोट ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा अखिलेश और मायावती दोनों ने सोचा था। लेकिन अगर इस दौर की परिस्थिति को समझे और मुस्लिमों की मानसिकता उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति को साधने वाली समझे, तो मायावती उस माहौल को अभी भी पढ़ रही है और इंतजार करना चाहती है वह इन 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। लेकिन सवाल यह है कि 2014 में मायावती को इस देश के लगभग 4.25% वोट मिले थे। 4.25% वोट का मतलब है 2,29,00,000 वोट, और उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी इतने वोट मिले बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी मायावती की थी। 2019 में गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट जो थे कमोवेश वही रह गए, 2,22,00,000। और अगर पूरे देश की स्थिति में लाएंगे तो 3.6% यहां पर ममता बनर्जी उनसे आगे निकल गई। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव के भीतर में देश भर में बिखरे हुए दलितों के लिए नेता के तौर पर अगर कोई बड़ा नेता है तो वो मायावती इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट आती है, सबसे बड़ी तादाद में वोटरों की मौजूदगी है। और इसको एक क्षण के लिए और समझिए तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी को यानी मायावती को 1,66,00,000 वोट मिले थे, यानी उनके कुल वोट में से 1,66,00,000 अगर माइनस कर दीजिएगा तो 2 करोड़ वोट इस देश के दूसरे हिस्सों से मिले थे जहां से एक भी सीट नहीं मिली। तो अगर यह कंबिनेशन बन जाता है इंडिया के साथ मायावती का, तो यह एक ऐसा कंबिनेशन है जिसमें उल्टी गिनती तो बीजेपी की शुरू हो जाएगी। उसके बाद सवाल बाद में निकलेगा कि किसमें वह सेंध लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। लेकिन एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, 2019 तक बीजेपी ने जिस नारे से दलित वोट को साधा था उसमें नॉन जाटव दलित था, दूसरी तरफ ओबीसी को जो साधा था वो नॉन यादव ओबीसी था। और यह फैक्ट है कि 39% नॉन जाटव वोट सिर्फ बीएसपी को मिला था, बाकी बीजेपी के पास चला गया था। यानी गठबंधन को जो मिला था, महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना था, वह बीजेपी के पास 61% गया था नॉन जाटव दलित, और दूसरी तरफ नॉन यादव ओबीसी जो था वह सिर्फ 17% वोट महागठबंधन को मिला था, बाकी वोट बीजेपी के हक में चला गया था। और यहीं से बीजेपी ने नकेल कस ली थी उत्तर प्रदेश में, 62 सीटें अपने बूते जीती और एक झटके में आकर वह 303 के आंकड़े पर पहुंच गई। यहां पर एक दूसरा सवाल और निकल के आता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में दलितों की तादाद अगर राज्य दर राज्य देखने लगिएगा तो क्या मायावती एक ऐसा फैक्टर है
जिस फैक्टर को अपने साथ लेने के लिए इंडिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, बिना उसको साथ में लाए मुश्किल है। और दूसरी तरफ शाह और मोदी की सियासत बहुत साफ कहती है कि मायावती की खामोशी उन्हें लाभ पहुंचाती है। उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि वह तब इंडिया के पास वोट जाने नहीं देगी और इंडिया के वोट काटेगी। तो सियासत की इस पैनी लकीर पर एक सवाल मायावती के साथ मुस्लिमों का आकर भी इस दौर में टिक रहा है। और मायावती को इसका एहसास हो चला है कि जब समूचा मुस्लिम समुदाय अखिलेश के साथ चला गया और अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाए और मायावती बिल्कुल सक्रिय ही नहीं हुई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो क्या 2024 के बाद जो भी विधानसभा 2027 की परिस्थितियों के साथ खड़ा होगा उसमें मायावती बचेंगी नहीं? इस दौर में वो पूरे तरीके से खत्म हो चलेंगी। मुंबई के भीतर जो इंडिया की बैठक होने वाली है वो सबसे बड़ा दांव इसीलिए मायावती को लेकर है। और अगर राज्य दर राज्य परखना शुरू कीजिएगा तो मुस्लिम और दलित दोनों ऐसा कॉकटेल है राजनीतिक तौर पर वोटों के लिहाज से, जहां पर कोई दूसरा सेंध लगा नहीं सकता है, जीत नहीं सकता है अगर यह दोनों साथ आकर खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में 21% दलित है, 19% मुसलमान है, 40% हो गए। बिहार में 16% दलित है, 17% मुसलमान है, 33% ऐसे ही आकर खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में 16% दलित है, लगभग 6.5-7% मुस्लिम है, यानी 22.5% ऐसे ही आकर खड़े हो गए। और अगर देश के भीतर में राजनीति को साधना है और दलित राजनीति का उभार देखना है तो फिर उन छत्रपों के लिए भी खतरा है जो वोट देते वक्त अभी तक नेता और राज्य की राजनीति को देख रहे थे। उसमें एक लंबी कतार तमिलनाडु की आती है जहां 20% दलित है, राजस्थान की आती है जहां 18% दलित है, कर्नाटक की आती है जहां 17% दलित है, पंजाब की आती है जहां 31% दलित है, महाराष्ट्र की आती है जहां 12% दलित है, हरियाणा की आती है जहां 20% दलित है, छत्तीसगढ़ की आती है जहां 13% दलित है। लेकिन इसके आगे एक लकीर और खींचिए तो वो और बड़ी लकीर होती है कि जो क्षत्रप इस दौर में बीजेपी के साथ सॉफ्ट तरीके से जुड़े हुए हैं लेकिन इंडिया के साथ नहीं आ रहे हैं, अगर वहां पर दलित और मुस्लिम राजनीति पनप गई और दलित राजनीति का उभार मायावती के साथ इंडिया के अनुकूल हो गया तो सोचिए आंध्र प्रदेश में क्या होगा। 16.5% दलित हैं, यानी जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, जिनसे बीजेपी तालमेल बैठा रही है। एक से बैठाती है तो दूसरा रूठता है, दूसरे से बैठाती है तो पहला रूठता है। लेकिन इन दोनों परिस्थिति में वो चाहती है तालमेल बन जाए, लेकिन वहां पर 16.5% अगर दलित है और लगभग 9.5% मुस्लिम है तो ये 26% वोट कहां जाएंगे। और एक झटके में मुश्किल स्थिति जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के लिए खड़ी हो जाएगी। उड़ीसा के भीतर भी नवीन पटनायक अपने बूते समूची राजनीति को ढकेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी 17.5% दलितों की मौजूदगी है। मुस्लिम 2-2.5% है, कुल मिलाइएगा तो लगभग 20% होगा, लेकिन यह 20% वोट चैंक भी मैटर करता है। तो क्या यहां पर आइएगा तो नवीन पटनायक के लिए भी मुश्किल होगी। तेलंगाना के भीतर केसीआर 14.5% दलित है, 12-13% मुस्लिम है, यानी लगभग 27% का वोट चंक जिस सियासत को साधने निकल पड़ेगा वहां केसीआर भी कैसे टिकेंगे जब सॉफ्ट कॉर्नर वह बीजेपी को लेकर हो चले हैं। और ममता बनर्जी भी बाखूबी जानती है कि बंगाल के भीतर 27% मुस्लिम इस दौर में दिल्ली की सत्ता को देख रहा है तो उनको कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन यह भी सच है कि वहां 23% दलित भी है, यानी लगभग 50% तो यही बन गया। तो फिर बचा क्या और किस राजनीति को बीजेपी वहां साथ पाएगी? और ममता बनर्जी और मायावती और कांग्रेस और लेफ्ट सभी अगर मिलकर खड़े हो गए तो किस राजनीति को साधेंगे? इसीलिए इन परिस्थिति के भीतर जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी के अंदर घबराहट के तौर पर होता है वो यही है कि सवाल यह नहीं है कि 272 से कुछ नीचे तो सहयोगी साथ देंगे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसी परिस्थिति में तो आकर खड़ी नहीं हो जाएगी जहां साथ देने की जरूरत कोई दूसरे की हो भी रही हो तो भी साथ से सरकार ना बने। यानी ये आंकड़ा
200 के नीचे 150 के करीब तो नहीं हो जाएगा? यह एक परिस्थिति जो इंडिया को लेकर दांव बंबई में खेला जाने वाला है और मुंबई को लेकर इंतजार इसी बात का है कि वहां पर क्या वाकई बाकियों में सेंध लग जाएगी।